सेक्शन शुरू कर लीजिए। 28 डेज होते होते ये अपनी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच जाएगा, जो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? तो क्योरिंग टाइम कब करेंगे, कितने दिन बाद में क्योरिंग करेंगे, स्ट्रेकिंग टाइम क्या होगा, तो वो आप लोग वहां पे देख सकते हैं सीटी में। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे मेंशन लिखवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारी चीज इसलिए निकाली जाती है। सो मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि ये 100% है, बट ये जरूर बोल रहा हूँ कि ये बेस है। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये बात कर रहे हैं। और ये लास्ट स्लाइड वापस लिखने को बोला था। अनुज, कुछ बुक्स में तो 2/3 लेके चलते हैं, 0.66 या 0.7, दैट्स ओके, अप्रोक्स डेटा है, बट दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ये भी कंफर्म है। अनुज, प्रिंस, आपका क्लियर हो गया डेटा? डाउट? पोस्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी देता है, तो वो एड्रेस ये है। दूसरा ये भी बता सकता हूं कि श्याम के घर के सामने मेरा घर है, सो दैट इज देयर, दैट्स सेम, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? HYSD क्या होगा? चंदन, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। और ये रहता है, दैट इज द, यहाँ पे FU जो है, FU जो होता है वो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और FY होता है दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, FY हो जाएगा दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। Y जो है यील्ड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है, और एप्सिलॉन U जो है अल्टीमेट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो वैल्यू आता है वो अगर 5% से लेस है तो ब्रिटल होगा, और अगर ज्यादा आता है तो डक्टाइल होगा। में ही दे रखा है इलास्टिक, वो प्रॉपर्टी जहां पे अगर हम लोड को छोड़ते हैं तो वापस पोजीशन गेन कर लेगा। प्लास्टिक का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, अगर आप लोड को छोड़ोगे तो वापस अपने पोजीशन में नहीं जाएगा, दैट इज द मीन ऑफ द प्लास्टिक। ठीक है? तो इलास्टिक का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑन विच द रिमूवल ऑफ द लोड द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है इसमें, जबकि प्लास्टिक में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। आप लोड को अगर रिलीज करते हैं तो बॉडी अपने शेप और साइज को गेन नहीं करती है, दैट इज द प्लास्टिक। हम लोग देख चुके हैं, ये हो गया ऐसे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, EC। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। जिसके डाउट हुए थे सारे क्लियर हो गए, टाइप यस और नो। नदीम, अंकित, चंदन, मनीष, वैशाल, जो भी है, अनुज वगैरह। बाकी FY और FU को लेके मैं जब रेनफोर्समेंट बताऊंगा तो उसके अंदर इसको और डिटेल में बता दूंगा। रेनफोर्समेंट जब हम देखेंगे अभी, जो इसके तीसरा टॉपिक जो होगा वो रेनफोर्समेंट ही है, तो वहां पे हम लोग FY और FU के बारे में बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये कहानी क्या है और इसमें हम क्या समझते हैं, तो वो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, कहानी क्या है ना, और ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि इसका मतलब क्या है। तो सपोज करिए भाई मेरे पास में यहाँ पे ये ग्राफ बना है कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये ग्राफ होता है कुछ ऐसे। माइल्ड स्टील के लिए हम लोग ग्राफ बना देते हैं, दिस इज फॉर दिस वन, दिस वन। और हम ये जानते हैं दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस। और अभी अभी हमने यहाँ पे बात करी है कि ये जो पॉइंट होता है वो मेरे पास में पॉइंट होता है, दिस इज द FY, दिस इज द FY, यील्ड पॉइंट होता है। और ये इलास्टिक का मैक्सिमम पॉइंट है ना, इलास्टिक का मैक्सिमम पॉइंट है।
हम ये भी जानते हैं दोस्तों, मैं अभी सोम से ही बात कर रहा हूँ, मैं यही रिवीजन करवा रहा हूँ या आपका जो कंसेप्ट है वही बता रहा हूँ। हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ इसके अंदर जो रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये मेरे पास में इलास्टिक रेंज रहता है। ये क्या रहता है? इलास्टिक रेंज रहता है। और इलास्टिक के अंदर मैं ये देखता हूँ कि हुक्स लॉ, एज पर द हुक्स लॉ, एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। ये जो कंडीशन है ये हुक्स ने दी थी। हुक्स ने कहा था कि इलास्टिक के अंदर, और अगर इसको क्लियर बोले तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, बेटर वर्ड तो ये है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हुक्स स्ट्रेस जो रहती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, तो ये चीज जो है किसने बोली थी? ये चीज बोली थी किसने? हुक्स ने कही थी, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये आ गया। अब एक साइंटिस्ट है, यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल जो है, ये जो प्रोपोर्शनल है इसका वैल्यू दिया था, कांस्टेंट दिया था, और ये कांस्टेंट होता है दैट इज द ई, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो ई क्या हो जाएगा? ई होता है मेरे पास में यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं यहीं पे काफी सारी चीजें बता देता हूं जो सोम की भी हैं, स्टील में भी हम लोग देखेंगे, है ना, और स्ट्रक्चर में भी प्रोबेबली यूज आ सकती है कहीं पे। ई जो है वो क्या है? अगर मैं ई को बात करता हूँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसका नाम है, यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये। ठीक है, दूसरा अगर मैं ई की बात करता हूं तो ये रेशियो रहता है, किसका रेशियो हो जाएगा? स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये रेशियो रहता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो रहता है। अब यहां पे देखो, यहीं से हम बहुत सारी चीजें पता करते हैं। अगर ई का वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी डक्टाइल होगी, ब्रिटल होगी, वो पता करना है। अगर ई का वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी में एलोंगेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये पता करना है। दूसरा, अगर ई का वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, स्टिफनेस ज्यादा है या कम है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमें इसी रेशियो से पता चलेगी। और हमें ये भी देखना है कि ये क्या एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई मेरे पास में क्या होगा, अगर मैं इसी रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें देखें तो ये आ जाएगा मेरे पास में, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्लियर? अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा कब हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ये ज्यादा कब हो सकती है? जब या तो ये ज्यादा हो और ये कम हो, इन्हीं दोनों चीजों में हो सकता है, हाँ या ना भाई? या तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ज्यादा हो जाएगा, या फिर ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली यही बोल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि भाई स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है वो आता है दैट इज P बाई ए, लोड डिवाइडेड बाई एरिया, और स्ट्रेन जो होता है वो आता है डेल्टा L बाई एल से, हाँ या ना? राइट। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने क्या किया, इसको हटा देता हूं मैं, ये मैंने हटा दिया, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, क्या हो रहा है? ये मैंने हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका वैल्यू ज्यादा करने के लिए इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, बट इसका वैल्यू, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ा दे रहा हूं, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ा दे रहा हूं। यानी कि मैंने यहां पे डिफॉर्मेशन कांस्टेंट कर दिया, बट स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता गया। तो जितना स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो स्टीप होता जाएगा, वर्टिकल होता जाएगा। क्लियर है? तो ये E का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? E का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि बॉडी ज्यादा लोड लेगी। एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन पे अगर मैं बात करता हूं तो, या अगर मैं ये बोलता हूं कि इसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है और इसका वैल्यू कम हो रहा है,
ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास में कर्व क्या होगा, स्टीप होगा, वर्टिकल की तरफ होगा। अगेन ये AEN के एग्जाम में पूछा हुआ चीज है, स्टेट PSU में, राइट। इट मींस कि अगर E का वैल्यू ज्यादा हुआ, E का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो स्टीप होगा। स्टीप होने का मतलब मेरे पास में डिफॉर्मेशन कम होगा बट उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। दैट इज द मीन, राइट। तो ये हो गया एक पॉइंट मेरे पास कि भाई E का वैल्यू ज्यादा होने से, E का वैल्यू ज्यादा होने से कर्व जो है वो मेरे पास क्या होगा, स्टीप होगा, स्टीप होगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, अगर E का वैल्यू कम है, E का वैल्यू कम है, कम होने का मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। डिफॉर्मेशन का वैल्यू ज्यादा होगा तो कर्व ऑब्वियस बात है फ्लैट बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगर E का वैल्यू कम है तो कर्व मेरे पास में क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मैं यहां पे अगर इसको ये बोलता हूं कि भी E रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, E रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्लोप ज्यादा है, अगर स्लोप ज्यादा है, अगर स्लोप ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, अगर स्लोप कम है तो डिफॉर्मेशन कम होगा। और जितना कम डिफॉर्मेशन होगा उतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ये सारी चीज हम यहां से समझ के निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखें तो E जो होता है ये मेजर करता है स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। अगर E ज्यादा है, अगर E मोर है तो कर्व जो है स्टीप स्लोप में होगा, स्टीप स्लोप में होगा, मतलब कर्व जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, राइट। और अगर E का वैल्यू लेस है तो कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यानी कि इसका जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, इसका स्लोप बनेगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, दिस इज द वन, क्लियर है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द स्ट्रेन, लाइक दिस, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं इसका कंक्लूजन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ये करता हूं कि अगर E का वैल्यू ज्यादा है और कर्व अगर स्टीप हुआ है तो डिफॉर्मेशन कम होगा। यानी कि अगर मैं इसमें करता हूं, राइट, इसमें क्या हो जाएगा, अगर E की बात करते हैं, E इज मोर, तो डिफॉर्मेशन यानी कि डेल्टा जो होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा वो लेस होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, लेस होगा। यानी कि डेल्टा जो होगा वो लेस हो जाएगा। E का वैल्यू अगर ज्यादा है, अगर E का वैल्यू ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, लेस हो जाएगा। और स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सामान्यतः स्ट्रेंथ बोल दो, बेटर वर्ड होगा स्टिफनेस, बेटर वर्ड होगा स्टिफनेस ज्यादा होगी, बेटर वर्ड मेरे पास क्या होगा, स्टिफनेस ज्यादा होगी। स्टिफनेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज द स्टिफनेस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, K जो है वो ज्यादा हो जाएगी। वाइस वर्सा, अगर E का वैल्यू लेस है, E का वैल्यू लेस है यानी कि E का वैल्यू अगर कम है तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिफॉर्मेशन मोर यानी कि डेल्टा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस स्टिफ, ये हो जाएगा लेस स्टिफ। ये हो जाएगा मोर स्टिफ। अब यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर स्टिफनेस कैसे डिफाइन करें, तो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, क्या बोला, सॉरी, नहीं, ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, E का वैल्यू ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन लेस होगा और लेस होने से स्टिफनेस ज्यादा होगी। तो दिखती सी बात है, K का जो वैल्यू है वो डिफॉर्मेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखता हूं, इन दोनों में अगर रिलेशन देखता हूं तो क्या होगा, जो मैं समझ के इन दोनों को समझ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू P बाई डेल्टा।
यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना आप लोड लगा रहे हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टिफनेस, राइट। और अगर मैं ई और डेल्टा में अगर रिलेशन देखता हूं तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो यहां से डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ई। अगर ई ज्यादा तो डेल्टा कम और ई कम तो डेल्टा ज्यादा। दिस इज द वन। ये सारी चीजें एग्जाम में पीएसयू में आ रखी हैं पीएसयू में आ रखी हैं। कोई डाउट हो तो बताओ पहले इसमें किसी को। राइट तो पहले तो यही लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखो, हेडिंग लगाइए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, पहले ये लिखिए, है ना, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन क्विक। HYSD का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे बेटा। एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन एक्स कहां से कहां तक है, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन एक्स, एक्स एप्सिलॉन यू होगा शायद। डिफ्लेक्शन को भी रिलेटेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन दोनों को इससे रिलेटेड किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए ये
तो यहां से अगर आपसे पूछते कि भी ई में और स्टिफनेस में क्या रिलेशन है, अगर आपसे यहीं से मान लो क्वेश्चन पूछ ले ई और के में स्टिफनेस में क्या रिलेशन है, कैसे बताओगे? मान लो कंक्लूजन 1, ये कंक्लूजन 1 हो गया। दूसरा कंक्लूजन अगर मैं आपसे पूछूं ई और स्टिफनेस में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, हाँ या ना? ई बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा स्टिफ हो रही है। ई कम हो रहा तो वो के कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगा। ज्यादा ई ज्यादा स्टिफ का मतलब लेस डिफ्लेक्शन, बॉडी ज्यादा लोड ले पाएगी। कम ई कम स्टिफनेस, बॉडी बहुत कम लोड ले पाएगी, ज्यादा एलोंगेट होगी। What is the epsilon r? एप्सिलॉन r कहाँ लिखा है? चलिए मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं ताकि ये आपको सारा क्लियर हो जाए। कुछ डाउट पुराने स्लाइड से भी है, तो पुराने स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला एक तो यही डाउट आ रहा है इसके अंदर कि सर एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन यू क्या है। तो मैं पहले इसी को लिख देता हूं, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन यू क्या है, ये सारा लिख रखा है। एप्सिलॉन वाई हो जाएगा मेरे पास स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट, और एप्सिलॉन यू हो जाएगा दैट इज स्ट्रेन एट अल्टीमेट पॉइंट, और दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट, दिस इज द एफ यू अल्टीमेट पॉइंट। ये इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ होगी और ये एफ वाई के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन होगी। सो दिस इज द स्ट्रेन एट यील्ड और स्ट्रेन एट अल्टीमेट। ओके, तो पहले तो ये देख लो, एक डाउट तो ये बना था। ओके, स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई स्टिफनेस ज्यादा होगा। संदीप नोटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अमर, पूनम प्रीवियस स्लाइड। एक्स रंजन एक्स व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर कुछ नहीं है ही नहीं। साइड में जो फॉर्मूले हैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल नदीम करते हैं। नोटेड। सॉरी सर, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा हूँ, बात नहीं करेंगे आउट ऑफ सिलेबस की। आप राजस्थान से हैं, अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा का बोल रहा था। हाँ? बताओ क्या फर्क पड़ता है राजस्थान हरियाणा से? ओके
चलो तो आगे बात करते हैं। एक बार मैं इसको वापस रिवाइज कर देता हूं ताकि आपका पार्ट एकदम क्लियर हो जाए। पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करता हूं, हुक्स लॉ जो रहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि भाई स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है एक यंग साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज द वैल्यू ई, जो एक नोटेशन दिया वो ई है, तो ये यंग्स मॉडुलस होता है, इट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और ये मैंने लिखा है, और ये रेशियो होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। मैंने इसी चीज से अपनी आगे की सारी बातें लिखी हैं। मुझे नहीं पता, ना मैंने रटी हुई है, बट ये जरूर पता है कि ये जो मैथमेटिकल टर्म्स है इसको मैं अपने हिसाब से कंक्लूड कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ और आपस में कोरिलेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने आगे इसमें किया है। अब मैं ये जानता हूँ कि अगर मेरे पास ई का वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रेस ज्यादा और डिफॉर्मेशन कम तभी पॉसिबल है, राइट। तो अगर ई का वैल्यू ज्यादा है तो कर्व क्या होगा, ज्यादा स्टीप होगा। ज्यादा स्टीप होने का मतलब वर्टिकल जो है वो बनेगा, वर्टिकल बनेगा तो डिफॉर्मेशन कम होगा, दिखती सी बात है। अगर ये फ्लैट बन जाता, हॉरिजॉन्टल फ्लैट बनेगा तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जब डेल्टा का वैल्यू ज्यादा हो रहा है ई के कम होने पर, और डेल्टा के कम होने पर ई का वैल्यू ज्यादा बन रहा है, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ई ज्यादा होगा तो डेल्टा कम, ई कम तो डेल्टा ज्यादा। ये रिलेशन मेरे पास में यहां से आ गया, ठीक है, राइट। अब ई का वैल्यू ज्यादा तो डिफॉर्मेशन लेस तो हम ऐसी चीज को बोलते हैं, हमारे पास में एक टर्म और आता है, दैट इज द स्टिफनेस को अगर हम बात करें तो स्टिफनेस जो दिया जाता है वो दिया जाता है फोर्स रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द स्टिफनेस। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, स्टिफनेस कहलाती है, जिसको हम लोग K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो K हो जाएगा दैट इज P बाई डेल्टा। तो मैं डेल्टा का वैल्यू 1 लाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करूं? तो यहां से अगर हम देखें, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से अगर डेल्टा का वैल्यू कम आ रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगी, और अगर बहुत कम लोड के ऊपर अगर डेल्टा का वैल्यू 1 आ रहा है तो लेस स्टिफ हो जाएगा। अब मैं यहीं से अगर बात करता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज P अपॉन डेल्टा। डेल्टा को मैं लिख सकता हूं दैट इज PL अपॉन AE, तो ये हो जाएगा PL अपॉन AE। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा दैट इज P अपॉन PL इंटू AE। P से P कैंसिल आउट, L और A मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, बॉडी की क्रॉस सेक्शन डायमेंशन जो है कांस्टेंट है। तो यहां से भी देखो के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ गया ई के, और वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, लुक एट दिस, कहाँ गया, ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अगर ई ज्यादा है तो स्टिफनेस ज्यादा होगा, और अगर ई कम है तो स्टिफनेस कम होगा, राइट। कोई डाउट इसमें किसी को? तो जो चीज हमने लिखी है वही चीज हमने यहाँ पे शो करी है। अब ये आगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेंथ का और स्टिफनेस का क्या रिलेशन है। ज्यादा लेंथ का अगर मेंबर है तो स्टिफनेस ज्यादा होगी या कम होगी, वो हम आगे बात करें जब सौम्य या स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टिफनेस का डेफिनेशन ये लिख लो, नोट कर लो सब लोग। डेल्टा समझ गए सर, छोड़ दीजिए। ओके, हमारे सर और हम सब इंडियन। ER मतलब इलास्टिक रेंज। ई कम होगा तो क्रैकिंग भी ज्यादा हो सकता है। यील्ड पॉइंट मींस पीक यील्ड पॉइंट क्या? नहीं नहीं। चलिए, तो अभी जितना हमें जरूरत है उतना ही देखिए, बाकी हम आगे जैसे जरूरत पड़ेगी तो और हम इसको देख लेंगे।
और ये जो बात हमने करी है सोम के अंदर भी यही होगी, स्ट्रक्चर में भी यही बताया जाएगा, है ना। तो ये आपका कॉमन चल रहा है, जो पॉइंट सोम का पार्ट होता है वो कॉमन है, ठीक है। चलो ओके, तो ये हमने हमारे पास जो हेडिंग था दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हमने इस वाले टर्म्स को अच्छे से जान लिया कि भाई ये क्या होता है। अब हमें कंक्रीट के बारे में बात करनी है, तो हमारे पास ये पता लग गया कि ई जो होता है वो क्या करता है, स्लोप को मेजर करता है। ये क्या करता है, स्लोप को मेजर करता है, हाँ या ना। तो अब हम यहाँ पे स्लोप जो मेजर करेंगे वो किसका मेजर करेंगे, कंक्रीट का। अब हम जो स्लोप मेजर करेंगे वो कंक्रीट का मेजर करेंगे, तो राइट। तो जब कंक्रीट के लिए अगर हम स्लोप मेजर करते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम देखें तो मेरे पास में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो हम इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। कंक्रीट का जो EC होता है वो EC हो जाएगा दैट इज 5000 रूट FCK। कंक्रीट का जो E होता है दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो दिया जाता है 5000 रूट FCK के द्वारा। और ये IS 456-2000 के करस्पॉन्डिंग है, एज पर IS 456-2000 के करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया गया है, राइट। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, क्यूब को टेस्ट करते हैं और उसको जब आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में जब आप उसको शो करते हैं, वहां से E जो निकालते हैं दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। जो वैल्यू आपने निकाला दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। वो वैल्यू इससे कितना ज्यादा डिफर कर सकता है भाई, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया, मान लो 30 गीगापास्कल आ गया, मान लो एक ये वैल्यू आ गया। अब आपके पास में जब आपने टेस्ट किया और उससे जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू जरूरी थोड़ी है एग्जैक्टली 30 आ जाए, वो 28 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। तो हम किस रेंज के अंदर इसको अलाउ करते हैं, डेविएशन क्या होगा। तो कोड ये कहता है दोस्तों, कोड क्या कहता है, कोड ये कहता है द एक्चुअल वैल्यू, नोट करके इसको लिख लीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लीजिए, एक्चुअल वैल्यू में डिफर, एक्चुअल वैल्यू में डिफर बाय प्लस माइनस 20% ऑफ अबव वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो इस वैल्यू से जो आपके सामने लिखा गया उससे, जो यहां से जो वैल्यू आया है उसके प्लस माइनस 20% से डिफर कर सकती हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं एग्जांपल में देखता हूं तो क्या होगा, एग्जांपल में चंडीगढ़ PSU AEN के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई अगर आपके पास में, मैं सीधा पूरा डेटा नहीं लिख रहा, सीधा जो वैल्यू है वही शो कर देता हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो एस्टिमेटेड, क्वेश्चन ये था कि एस्टिमेटेड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, पूरा ना लिख के सीधा लिख रहा हूं, एस्टिमेटेड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज 30 गीगापास्कल, then actual value may be, actual value may be in range of, in range of किस रेंज में हो सकता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक्चुअल वैल्यू मे बी इन रेंज ऑफ किस में हो सकता है, ये चंडीगढ़ PSU AEN के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, ये ईयर आप लोग देख लीजिएगा, बट ये श्योर है आ रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि भाई एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि इससे जो वैल्यू आया है व्हाट दिस इज द 30 गीगापास्कल, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो सकता है, तो मुझे 30 का 20% मेजर कर लो। 30 का 20% कितना होगा, 6। 30 का 20% कितना होगा, 6 होगा।
राइट। तो मैं इसका अगर वैल्यू देखूंगा तो 20% जो हो जाएगा इसका कितना होगा, 20% होगा ऑफ एस्टिमेटेड ईसी वैल्यू, और जो कि आपके पास में दे रखा है दैट इज 30 गीगा पास्कल। तो ये हो जाएगा दैट इज द +-6, ये हो जाएगा +-6 गीगा पास्कल, +-6 गीगा पास्कल। तो एक्सेप्टेबल जो रेंज होगी, एक्सेप्टेबल जो रेंज होगी, एक्सेप्टेबल जो रेंज होगी वो क्या होगा, 30 में से 6 माइनस कर दो, 6 ऐड कर दो, सो दैट वैल्यू विल बी 24 से लेके 36, 24 गीगा पास्कल से लेके 36 गीगा पास्कल। ये क्वेश्चन स्टेट चंडीगढ़ पीएसयू में एईएन का जो पेपर था उसमें पूछा गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 24 गीगा पास्कल से लेके 36 गीगा पास्कल, दिस वन नोट करिए। और ये एच पर IS 456-2000 है। आपको ऐसे भी वैल्यू मिलेंगे जहां पे यहाँ पे 5700 लिखा होता है और वो IS 456-1978 कोड के द्वारा है, वो वैल्यू अब यूज नहीं होता है। WSM का जो वैल्यू है अब एक्सेप्टेबल नहीं है, ओनली यही वैल्यू यूज में आता है, नोट करिए। और सब लोग आंसर दे, मैं बार बार फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर दूंगा। ट्वेंटी-4, 36, पूनम, चंदन, वीरेंद्र, प्रवीण, अभिषेक, प्रिंस 10-50, अच्छा बाद में करेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। डेल्टा का फॉर्मूला कैसे आया अनिकेत बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन कर लो, सिग्मा का वैल्यू P/A, एप्सिलॉन का वैल्यू डेल्टा L/L। Estimated TED, estimated Young's modulus of elasticity of concrete, EC is equal to 70 megapascal, then actual value may be in range of नहीं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट दैट इज द EC, और इसका वैल्यू हमने लिखा था 5000√FC के। अब ये कितने टाइप के होंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसका यूज ही मतलब निकालते क्यों है, क्यों मैं इसको निकाल रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं मैं इसे, क्या जरूरत है मुझे। तो अभी भी हमने इसको लेके हमने सारी बात करी थी, कहा गया ये बात करी थी कि अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालना है तो मुझे E का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। अब ये तो डिफॉर्मेशन को लेके हो गया। अगर मैं डिफ्लेक्शन को लेके बात करता हूं तो डिफ्लेक्शन भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्लेक्शन को लेके अगर मैं बात करूंगा तो वो भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन एक जिस, अभी आप एक मान लीजिए, है ना। तो अगर मुझे डिफ्लेक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना किसी भी बॉडी के लिए कि भाई कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है और मैं कितना अलाउ कर सकता हूं, तो वो वैल्यू मेजर किया जाता है E को यूज करते हुए। तो मुझे डिफ्लेक्शन लिमिट करने के लिए या डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखने के लिए मुझे E का वैल्यू चाहिए। क्रैक विड्थ कितना होगा उसका कैलकुलेशन अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे E का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट।
तो E का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं? तो E का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कैलकुलेट to determine deflection of the beam and crack width etc. और भी पैरामीटर है जो हम लोग निकालने में इसका यूज करते हैं, राइट। तो E का जो वैल्यू होता है दैट इज इट इज कैलकुलेट टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम स्लेब या कॉलम जो भी हम देखते हैं उन सब के लिए। ठीक है। दूसरा होता है E जो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो रहता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, लेस इन्फ्लुएंस बाय सबसे ज्यादा जो ये इन्फ्लुएंस रहता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, लेस इन्फ्लुएंस रहता है क्योरिंग ऑफ कंडीशन ऑफ क्योरिंग, मिक्स प्रपोर्शन, टाइप ऑफ सीमेंट, इनके ऊपर ये लेस इन्फ्लुएंस रहता है, यानी कि ये पैरामीटर इसको लेस इफेक्ट करते हैं, जबकि इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट जो होता है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो लिखिए कंडीशन ऑफ क्योरिंग, मिक्स प्रपोर्शन, टाइप ऑफ सीमेंट एंड एज ऑफ कंक्रीट। चलिए, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट है नंबरिंग लगाते रहिएगा। क्रेक विड्थ नहीं समझ में आया, अगर मेरे पास में ये कोई एक बॉडी है, आप इस पे जब लोड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्रेक अपीयर होगा। तो जब डिफ्लेक्ट करता है यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन दिया है ये डिफ्लेक्शन E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफ्लेक्शन का नेचर जो है वो E पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा बॉडी डिफ्लेक्ट होगी यानी कि उतना ज्यादा बेंडिंग होगा तो यहाँ पे क्रेक जो है, पहले जो क्रेक है वो पहले क्या होगा, पहले क्रेक इतना सा था, जैसे जैसे बॉडी डिफ्लेक्ट होगी क्रेक जो है वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कितना होगा इसको बोलते हैं, ये होता है क्रेक विड्थ। तो ये कितनी होगी, कितना इसका वैल्यू होगा, कितना हम लोग अलाउ करते हैं कोड के अंदर, इसका मेजर कैलकुलेशन करने के लिए हमें E की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है और डिफ्लेक्शन बेंडिंग से रिलेटेड है। जिसका भी डाउट था ये चंदन, दिस इज द क्रेक विड्थ। नाउ द वैल्यू, ठीक है। और हमने ये भी जाना है कि E जो होता है वो कर्व के स्लोप को मेजर करता है, अब हम जो है वो क्या बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। हम जो है कंक्रीट का अगर कर्व बनाए, तो कंक्रीट का कर्व क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कंक्रीट का कर्व हो जाएगा, इनिशियली ये लीनियर रहता है और उसके बाद में ये जो है वो ये नॉन लीनियर में आ जाता है। एक मिनट, मैंने आपको, अरे यार, इस वाले पोर्शन में आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाया था क्या? इसमें अगर हम देखें तो एक पॉइंट
तीसरा पॉइंट, ओके ओके ओके, पहले एक पॉइंट यहाँ पे और एक मेंशन करो, चौथा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट मेंशन करो, एक और चौथा पॉइंट मेंशन करो, वो क्या होगा? चौथा पॉइंट ये हो जाएगा दोस्तों, कर्व आर लीनियर, कर्व आर जनरली लीनियर 0.6 टाइम्स द पीक स्ट्रेस, 0.6 टाइम्स द पीक स्ट्रेस तक, 6 टाइम्स द पीक स्ट्रेस तक ये इनिशियली कर्व जो रहता है वो क्या रहता है? लीनियर रहता है। ठीक है, तो पहले चौथा पॉइंट ऐड करिए इस वाले पोर्शन के अंदर जहां पे आपने ये सारे पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पे ऐड करो, कर्व इज जनरली लीनियर, कर्व इज जनरली लीनियर, कर्व इज जनरली लीनियर अप टू 0.6 टाइम द पीक स्ट्रेस, अप टू 0.6 टाइम द पीक स्ट्रेस। 0.6 टाइम द पीक स्ट्रेस। ठीक है, 0.6 टाइम द पीक स्ट्रेस, ये पॉइंट हमने वहां पे लिख लिया। फटाफट नोट करो जिसने ये नहीं लिखा है। क्रैक विड्थ, चंदन, आई होप कि क्रैक विड्थ आपको समझ में आ गया। पवन, इलास्टिक प्रॉपर्टी, एंड नदीम, तो ये कर्व जो है इनिशियली लीनियर है और ये जो है वो नॉन लीनियर में आ जाता है, जो अभी हम लिख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलता है दैट इज द पीक स्ट्रेस, यहाँ पे आपको मिलता है पीक स्ट्रेस, जिसको मैं FCK से डिनोट कर देता हूँ। दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो है मैं FCK तक कंसिडर करता हूँ। कंक्रीट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट कंसिडर्ड अप टू FCK। मैंने प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट कहां तक ले ली? FCK तक ले ली। ठीक है, FCK तक प्रॉपर्टी ले ली, यानी कि FCK तक कर्व का जो भी स्लोप होगा वो मैं अपनी डिजाइन में या कैलकुलेशन में यूज करूंगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो है वो कहां तक लिए? FCK तक लिए, और FCK तक जो कर्व का स्लोप होगा वो मैं अपनी कैलकुलेशन में यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं तो भाई मेरे पास ये कर्व कुछ टाइम तक 0.6 टाइम पीक स्ट्रेस तक तो लीनियर है, बट उसके बाद में नॉन लीनियर आ जाता है, नॉन लीनियर आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे जो है वो हर पॉइंट का स्लोप लेना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे EC जो है वो 3 तरीके से लिख रहा हूं। EC यहाँ पे 3 तरीके से शो कर रहा हूं, 3 तरीके से शो कर रहा हूं। कौन कौन सा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो मैं ले रहा हूं दोस्तों, क्या ले रहा हूं, मैंने क्या किया, ओरिजिन पे, यहाँ पे शुरू हो रहा है, ओरिजिन पे कर्व का जो स्लोप होगा, ओरिजिन पे कर्व का जो स्लोप होगा, ओरिजिन पे कर्व का जो स्लोप होगा, इस स्लोप को हम लोग जो है वो इस स्लोप को जो है हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं E के द्वारा। क्योंकि मैं ओरिजिन पे कर रहा हूं तो ये हो जाएगा इनिशियल टेंजेंट, ये हो जाएगा इनिशियल टेंजेंट। तो EIT हो जाएगा मेरे पास इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो कि हो जाएगा EIT के द्वारा, ये हो जाएगा EIT के द्वारा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये जो स्लोप है वो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर हम क्या बोलते हैं कि हमने कर्व के ऊपर, नॉन लीनियर में आ जाते हैं, कर्व के ऊपर कहीं पे भी हमने कोई एक पॉइंट लिया, कहीं पे भी जहां मेरी इच्छा है, वहां पे
वहां पे उस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिया और उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ड्रॉ करी, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दिया जाएगा दैट इज ईटी के द्वारा, ईटी के द्वारा, दिस इज द ईटी। तो ईटी क्या हो जाएगा, इट इज द टेंजेंट, इट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। किसी भी कर्व पॉइंट, कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दिया जाएगा ईटी। तो ये हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, क्या हो जाएगा, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको मैं ईटी के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। तो भाई यहां से अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो यहाँ पे अलग स्लोप होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, अलग 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 अलग, यानी कि ये वाला जो है ईटी जो है पॉइंट टू पॉइंट बदलेगा, नॉन लीनियर में पॉइंट टू पॉइंट बदलेगा, इंस्टेंटेनियस चेंज होगा ये। तो ये हो गया ईटी। अब हम एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई हमने कर्व के ऊपर, हमने कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया। मान लीजिए मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिलाता हूं, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिलाया, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने किससे मिलाया, ओरिजिन से मिलाया, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया। तो जो लाइन मिला रही है, जो लाइन इसको मिला रही है, जो लाइन इसको मिला रही है, उस लाइन का जो स्लोप होगा, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप दिया जाएगा सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द कर्व टू द ओरिजिन, इट इज नोन एज द सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम लोग कंक्रीट के लिए बात कर रहे हैं, ईएस फॉर स्टील नहीं है। क्लियर हो गया, हाँ या ना, सिंपल है। तो इनिशियल टेंजेंट ओरिजिन पे जो कर्व का स्लोप है उसको शो कर रहा है। टेंजेंट कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ईआईटी के ईटी के द्वारा दिया जाएगा, और ये पॉइंट टू पॉइंट बदलेगा। जबकि ये वाला सीकेंट वाले के अंदर हम कर्व के ऊपर एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेन भी फिक्स हो गई, स्ट्रेस भी फिक्स हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन से जो मिलाने वाली लाइन है उसका जो स्लोप होगा, दैट स्लोप इज गिवन बाय सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन ये आता है कि आप तीन अलग अलग वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? कारण मैंने कंक्रीट की प्रॉपर्टी एफसीके तक लिया है और एफसीके तक कर्व लीनियर नहीं है। ये कॉम्बिनेशन में, लीनियर और नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन में, और मैं जानता हूं ई जो होता है वो स्लोप को मेजर करता है, कर्व के स्लोप को मेजर करता है। तो जब मेजर करता है तो मुझे हर बात करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोल देता कि भाई मैंने कर्व जो है वो यहीं तक लिया है, मैं इसको इसमें लिख देता हूं, मैंने कर्व जो है वो यहीं तक लिया है, कौन सा, ये जो दिख रहा है यहीं तक लिया है। अब बताइए कितना वैल्यू लिखेंगे? एक ही वैल्यू लिखेंगे। क्यों? लीनियर है। चाहे मैं स्लोप यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखूं, कहीं पे भी देखूं, सेम है, तो फिर एक ही वैल्यू आता। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन? सिंपल है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूं ताकि बिना रटे चीजें हम लोग जान पाए। यहां से क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूं। मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों में से किसका स्लोप ज्यादा होगा? स्लोप ज्यादा होने का मतलब फ्लैट वर्टिकल स्टीप कर्व किसका ज्यादा होगा? आपको लिखना है EIT, ET और ES में से जो भी वैल्यू है, किसका स्लोप ज्यादा होगा? स्लोप ज्यादा होने का मतलब स्टीप स्लोप किसका ज्यादा होगा? एनीवन? किसका ज्यादा होगा?
ओनली नोटेशन लिख दीजिए EIT, ET और ES, जो भी आपको लगता है कि इसका ज्यादा है इसका ज्यादा है तो आप उसका वैल्यू लिख सकते हैं। एवरीवन आंसर प्लीज, एग्जाम में आ रखी है सारी चीजें ये। सिद्धार्थ और अमर, सेन साहब, संकेत, सुमित, दीपम, प्रिंस, अभिषेक। दिमाग लगाओ बेटा जी, सामने लिखा है, सोचो समझो फिर आंसर दो। रटना नहीं है, रटने के लिए ओनली एक टेबल अभी तक आई है आपके पास और कुछ नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। तुम्हें बताना है किसका स्लोप ज्यादा होगा। तो यार मेरे पास में देखो, मेरे पास तीन चीजें बन रही हैं। एक तो ओरिजिन पे जो स्लोप है ना, ओरिजिन पे जो स्लोप है, ये ओरिजिन पे स्लोप हो गया। अब अगर मैं ईटी की बात करता हूं तो भाई ईटी जरूर थोड़ी मैं यहीं पे लूंगा। ईटी के अंदर मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ ले लिया तो भाई इसका स्लोप और इसके स्लोप में किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, EIT का ज्यादा है, हाँ या ना? इसका ज्यादा होगा, राइट। तो ES का वैल्यू तो ज्यादा नहीं, सॉरी ET का वैल्यू तो ज्यादा नहीं होगा। ET और EIT में देखें तो EIT का वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड और इसमें मेजर कर लेते हैं। तो सेकेंड में मेजर करें तो भाई मेरे पास ये इस लाइन का स्लोप है, इसके बाद में कर्व नॉन लीनियर बन रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, इसके ऊपर में अगर इसके बाद में जस्ट ये भी पॉइंट ले लूंगा तो इसका स्लोप डेफिनेटली इससे तो कम ही रहेगा। अगर मैं जहां पे ये नॉन लीनियर पार्ट खत्म हो रहा है जस्ट उसके बाद में भी अगर ले लूंगा तो कर्व थोड़ा सा, तो जो लाइन है उसकी स्लोप थोड़ी सी तो फ्लैट होगी। तो थोड़ी सी फ्लैट होगी तो इसका जो वैल्यू होगा, ES का जो वैल्यू होगा वो इससे कम ही रहेगा 100%। तो सबसे ज्यादा जो स्लोप होगा, अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूं तो भाई मेरे पास में सबसे ज्यादा जो स्लोप होगा वो होगा EIT का, उससे कम होगा ES का और उससे कम होगा ET का। दिस इज द वन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो स्लोप होगा वो हो जाएगा दैट इज EIT का, उससे होगा ES का, देन ET का। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर है, राइट। तो ये हमारे पास में एक पॉइंट तो यहाँ पे ये बन गया। ये कंक्लूजन के तौर पे अभी हम लिख लेंगे, यहीं पे यहीं पे लिख लेंगे। तो भाई मेरे पास में अगर मैं नोट 1 की बात करता हूं तो नोट 1 में क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक रेंज। इन इलास्टिक रेंज का मतलब है, प्लास्टिक लिख देता हूं मैं। प्लास्टिक रेंज के अंदर, प्लास्टिक रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा कर्व में ले रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, दैट इज EIT, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, उससे कम होगा सीकेंट का और उससे कम होगा टेंजेंट का। अब आते हैं इलास्टिक रेंज में। इलास्टिक रेंज का मतलब है कि भाई मैं जो वैल्यू लूंगा इन तीनों का वैल्यू, इसका भी, ये सारा मैं इसी के अंदर ले रहा हूं, इस लीनियर वाले भाग में। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने कर्व जो लिया है वो यहीं तक लिया है, लीनियर वाला पार्ट लिया है, इसमें इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा बताइए। इलास्टिक रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या रिलेशन होगा, एवरीवन? डेफिनेशन को अप्लाई करो, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ सोचना नहीं है, रटना नहीं है, जो हमने यहाँ पे सीखा है उसी को अप्लाई करिए। ES और ET को फिर से एक्सप्लेन कर दो। चलो अभी वही कर देंगे, इसी में कर देंगे, इलास्टिक वाले में। राजन, तो भाई क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन होगा इसमें, लेकिन डेफिनेशन तो मुझे पता है। सबसे पहली चीज क्या होगा, EIT। तो EIT क्या कहता है, इट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पे मैंने स्लोप ले लिया, तो ये हो जाएगा EIT। चलो अच्छी बात। टेंजेंट वाला क्या कहता है, टेंजेंट कहता है कि कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ET करेगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया
कोई भी एक पॉइंट लिया, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आ जाएगा, दैट इज द ET। तो ये और ये बराबर हो गया, कोई इश्यू नहीं है भाई। यही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ES। ES क्या कहता है? कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो, कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो। मान लो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ, जो ये हमने इस लाइन के द्वारा मिला दिया, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको देगा ES। तो भाई तीनों तो एक ही चीज में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं इलास्टिक रेंज में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? EIT इज इक्वल टू ES इज इक्वल टू ET। तो इलास्टिक रेंज के अंदर यानी कि लीनियर भाग के अंदर ये जो वैल्यू रहता है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी किसी को। तो ये एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो चीज हमने यहाँ पे सीखी है उसी के हिसाब से हमने लिखा है। नोट इट डाउन। सर्विल कंक्रीट कैन गो इन प्लास्टिक रेंज। हाँ, ये चीज बात करने वाली है। सेंस ऑफ इक्वल होगा, इक्वल होगा, ऑल विल बी इक्वल। रंजन, राजन, तुम्हारा क्लियर हो गया बेटा? रंजन या राजन, क्या नाम है आपका? जो भी, आई होप इट इज क्लियर। इक्वल 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 इक्वल, सेम, इक्वल इक्वल, स्टिफनेस को शो कर रहे हैं ऑल। हाँ बिल्कुल सही है। ऑल विल बी सेम। अपोजिट नहीं, ऋषिकेश अपोजिट नहीं होगा। सर्विल कंक्रीट कैन गो टू प्लास्टिक रेंज। नो 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 नो, अभी इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, जब मैं इसमें लिखाऊंगा तो इन तीनों में हम लोग कौन सा यूज करेंगे अपने डिजाइनिंग के अंदर, और वही क्यों यूज करेंगे, वो सारी बातें भी हम करेंगे। अभी मोटी मोटी बात जाननी है कि 3 नामकरण है और ये चीज है। Rajan sir, you are telling previously it is change point to points, but here how all are same? My dear friend, ET जो है वो point to point वेरी कर रहा है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे, यानी कि मैंने कर्व के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उसका टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ET को शो करेगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, इसका टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ET को शो करेगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, उसका टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ET को शो करेगा। तो भाई ये पॉइंट टू पॉइंट इसका स्लोप चेंज होता जा रहा है ना, राइट? तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो ES ET की बात कर रहे हैं। यहाँ का ET अलग, यहाँ का ET अलग, यहाँ का ET अलग। बट क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट का जो स्लोप होगा वो हम लोग ET पे शो कर रहे हैं। उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दूं तो जो लाइन है मिलाने वाली, उसके स्लोप को हम सीकेंड से शो कर रहे हैं। राजन, चलिए तो 1 बाय 1 इनको हम देख लेते हैं क्या होगा और कैसे होगा। तो पहला हेडिंग लगाइए, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसको हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक है अभी, हम लोग 11:15 पे वापस मिलेंगे। 11 मिनट का ब्रेक है। विल मीट आफ्टर 11 मिनट। ओके, चलिए। सो इसको हम करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट बाद में। थैंक यू।